ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। आज हम देखेंगे कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे एक्शन वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स को एक स्टेटमेंट में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसी स्टेटमेंट में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि वर्ब फ्रेज क्या होते हैं या फिर सिंपल प्रेडिकेट हम किसे बोलते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं या फिर प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स एन एक्शन और इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्शन और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग। ये दो चीजें वर्ब हमें बताता है, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स एन एक्शन। हमें ये बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है और हमें ये बताता है कि क्या स्टेट है। अब ये एक्शन और स्टेट किसकी बात कर रहे हैं? हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारे केस में नाउन रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा हमारे स्टेटमेंट हमारे सेंटेंस में, वो क्या एक्शन कर रहा है या फिर वो उसका स्टेट क्या है, मतलब उस सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, वो किस स्थिति में है, इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये दो चीजें हमें वर्ब बताता है। अब हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स, तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जो कि कुछ एक्टिविटी बताएं या कुछ मूवमेंट हो रहा हो वो बताएं या कुछ थॉट प्रोसेस चल रही हो वो बताएं या फिर कुछ एक जनरल प्रोसेस हो। और ये सब किसकी? ये सब हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट की। तो ऐसी चीजों को या ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे एक्शन वर्ब्स। दे टेल व्हाट एक्शन द सब्जेक्ट परफॉर्म। सब्जेक्ट हमारा क्या एक्शन कर रहा है उसे हम कहेंगे एक्शन वर्ब्स। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, द बेबी स्माइल्स एट हर पेरेंट्स। तो हमारा जो सब्जेक्ट है स्टेटमेंट में वो है हमारा द बेबी, जो होगा हमारा सब्जेक्ट। अब वो बेबी क्या कर रहा है, क्या एक्शन उसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो है स्माइल। तो यहां में से स्माइल को अंडरलाइन कर देता हूं। ये हो जाएगा हमारा इस केस में वर्ब। और हर स्टेट एट हर पेरेंट्स किसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है? तो उसके पेरेंट्स की तरफ देख के स्माइल कर रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर वो हो जाएंगे हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा पहला वर्ब। अब दूसरे हमारे सेंटेंस में हम देखते हैं, मनीषा एट पिज्जा स्टिक्स फॉर डिनर। मनीषा ने पिज्जा स्टिक्स खाई डिनर में। तो मनीषा ने कुछ ना कुछ काम किया। क्या काम किया? उसने खाया। तो उस खाया को हम यहाँ पर इंग्लिश में एट यहाँ पर लिख रहे हैं, ATE, एट। और ये हमारे इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? वर्ब। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर लंच द टूर ग्रुप विल विजिट द म्यूजियम। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक टूर ग्रुप की। वो टूर ग्रुप क्या करने वाला है? वो विजिट करेगा क्या? एक म्यूजियम को। तो यहां पर हमारा जो वर्ब होगा वो होगा कुछ ना कुछ एक्शन होगा, किसके द्वारा? ग्रुप के द्वारा। तो ग्रुप क्या करेगा? विजिट करेगा, विजिट। अब यहां पर आप देखेंगे दो चीजें हैं। यहां पर एक विल भी आ रहा है, मैं विल को भी यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं ग्रीन से। ये दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन जो हमारा इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो है विजिट, वी। तो जब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह से डिफाइन करते हैं, उनको अलग अलग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये हम अभी आगे देखते हैं। अभी हम हमारे मेन वर्ब के साथ बने रहेंगे जो कि इस केस में है विजिट। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्शन वर्ब्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी बता रहे हैं, मूवमेंट बता रहे हैं, थॉट बता रहे हैं या फिर प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में स्माइल हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। सेकंड वाले में खाना, एट, ये हमारा मेन वर्ब है। और तीसरे वाले में विजिट, किसी जगह पर जाना, विजिट करना, वो हमारा मेन वर्ब है। इसी तरह से और भी दूसरे ऐसे वर्ब्स हो सकते हैं जो कि हमारे एक्टिविटी, मूवमेंट या थॉट्स को बताएं। जैसे सिट, स्टैंड, हिट, रन, हाइड, सीक, से, सिंग, क्रिएट, डिक्लेयर, डिनाउंस, पॉन्टिफिकेट, शाउट, क्राई, लाफ और इटीसी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारी इस तरह की मूवमेंट, एक्टिविटीज़ को बताएं। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे, ऑफ कोर्स हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में ही देखेंगे कि जब ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो किस तरह का एक्शन हमें वो बताते हैं, किसका? सब्जेक्ट का। तो वो हो जाएंगे हमारे एक्शन वर्ब्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले हमने देखा एक्शन वर्ब, अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब। Verbs that connect
और लिंक द सब्जेक्ट टू अनदर वर्ड और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब्स शो नो एक्शन, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। लिंकिंग वर्ब्स शो नो एक्शन, ये कुछ भी एक्शन नहीं बताते हैं। एक्शन वाले पार्ट तो हम पहले देख चुके हैं। दे समटाइम्स आर कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो हमारा जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि सब्जेक्ट किस स्थिति में है। जब वो सब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, द कोट फील्स रफ एंड स्क्रैची। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कोट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो कोट है यहाँ पर, द कोट, ये हमारा हो जाएगा नाउन, या हमारे सेंटेंस में बन जाएगा ये सब्जेक्ट। द कोट फील्स, अब मैं यहाँ पर फील्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, फील्स रफ एंड स्क्रैची। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोट कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कोट जो फील है ये स्थिति बता रहा है कि जो कोट है वो फील हो रहा है कैसा, रफ एंड स्क्रैची। तो यहाँ पर फील जो है वो हमारा हो जाएगा वर्ब। वर्ब कैसा? लिंकिंग वर्ब वाला, मतलब स्टेट बता रहा है। जरूरी नहीं कि सारे वर्ब जो हैं वो एक्शन ही बताएं, जो स्टेट बताते हैं, जो एक्शन बताते हैं उनको हमने पहले कवर कर लिया, उन्हें हम एक्शन वर्ब बोलेंगे। अब ये सारी चीजें स्टेट बता रही, मतलब कोड कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोड कुछ एक फील सा हो रहा है, मतलब कोड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ फील कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे स्टेट, उसका स्टेट पता चल रहा है हमें। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वेयर वॉज द मिसिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मिसिंग मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पर है, कहाँ पर थी, वॉज क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे वेयर वॉज द मिसिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे वॉज को। अब आप देखेंगे वेयर वॉज द मैन्यूस्क्रिप्ट मिसिंग। अब यहाँ पर कुछ भी एक्शन होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। वॉज हमें स्पेसिफिकली क्या बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है कि कहाँ पर थी, बस। तो जो भी चीज़ ऐसी स्टेट बताती हैं, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। तीसरा, द सूप टेस्टेड गुड। सूप कैसा टेस्ट किया हुआ हमें, टेस्टेड गुड। अच्छा, तो टेस्टेड को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। अब जो यहाँ पर सूप है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, सूप हमें टेस्ट हो रहा है, मतलब इसे हम उसे जब टेस्ट कर रहे हैं, जब टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, तो जो टेस्ट है इसे हम कहेंगे यहाँ पर वर्ब। सूप कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम सूप की स्थिति को हम फील कर रहे हैं, क्या, उसे खाकर पीकर, तो वो हमें एक अच्छा सा गुड सा टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट हमारा यहाँ पर हो गया वर्ब। चौथा एग्जाम्पल, भानु लुक्ड एंग्री। भानु हमारा सब्जेक्ट है, वो हमें गुस्से में दिख रहा है, मतलब हमें उसका स्टेट पता चल रहा है, तो हम यहाँ पर लुक्ड को अंडरलाइन करेंगे। ये हो गया हमारा वर्ब। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, ग्रीन से लिख देता हूं मैं, भानु लुक्ड, मैं एज इट इज लुक्ड को ले रहा हूं, लुक्ड। अब एंग्री की जगह मैं लिख रहा हूं एंग्रीली। अब इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग चेंज हो गया। यहां पर है भानु लुक्ड एंग्री, मतलब भानु गुस्से में दिख रहा था। भानु कोई एक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे भानु गुस्से में दिख रहा था, मतलब मुझे भानु की स्टेट पता चल रही थी, क्या स्टेट में है, किस स्थिति में है भानु। तो लुक्ड इस केस में हमारा हुआ लिंकिंग वर्ब। अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, भानु लुक्ड एंग्रीली, मतलब भानु ने गुस्से से देखा। अब भानु ने गुस्से से देखा मतलब भानु ने कुछ एक्शन किया, तो इस केस में हमारा जो यहाँ पर जो लुक्ड रहेगा वो वर्ब ही रहेगा, लेकिन अब वो चेंज हो जाएगा हमारे एक्शन वर्ब में। तो ये दो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। और एक ही स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट में सेम वर्ड है लुक्ड, यहाँ पर भी लुक्ड, लेकिन जब हम बाकी के वर्ड्स को हम चेंज कर रहे हैं तो पूरा मीनिंग बदल जा रहा है सेंटेंस का। अब यहाँ पर जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर्म्स ऑफ बी, ये बी क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम बी के अंदर भी बहुत सारी 8 सब कैटेगरी होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि बी के अंदर आता क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये सारी की सारी 8 जो कैटेगरी हैं ये फॉर्म बी के अंडर आती हैं। उसी तरह से ये हमें स्थिति बता रहा है। दूसरा, सेंस के बारे में, सेंसेस जैसे देखना या लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल, फील, ये सारी चीज़ें कुछ भी एक्शन नहीं बता रही हैं, ये सब चीज़ें जो भी बताएंगे हमें स्टेट ऑफ
हमारा सब्जेक्ट बताएंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस स्थिति में है, वो कैसा दिख रहा है, वो या वो कैसा साउंड कर रहा है, कैसा टेस्ट कर रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी एक्शन नहीं बता रही है, ये हमें उस सब्जेक्ट की स्थिति बता रही हैं, इसलिए ये सब होंगी लिंकिंग वर्ब्स। दूसरा, हमें कंडीशंस भी पता चलती है लिंकिंग वर्ब से, जैसे सीम या अपीयर या बिकम। तो ये भी हमें एक्शन नहीं बता रहा है, ये भी हमें कुछ ना कुछ स्थिति बताएगा हमारे सब्जेक्ट की। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं छोटे से जो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स के। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप जो कि है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, तो यहां पर वर्ब्स दैट ऑलवेज अपीयर विथ अनदर वर्ब और द मेन वर्ब टू फॉर्म द कंप्लीट वर्ब, दे इंडिकेट सच थिंग्स एज टेंस, वॉइस, मूड, पर्सन एंड नंबर। ऊपर सबसे ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था, यहां पर ये वाला, यहां पर मैंने ग्रीन से अंडरलाइन भी किया था। यहां पर आप देखेंगे दो हमारे पास वर्ब्स आ रहे थे, एक था विल और एक था विजिट। तो यहां पर जो हमारा विल था वो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा विजिट था वो होगा हमारा मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं किसी भी सेंटेंस में। अकेले भी आ सकते हैं, पर जब वो अकेले आएंगे तो वो मेन वर्ब की तरह हम उन्हें ट्रीट करेंगे। अब ये जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब के साथ आके क्या करता है, ये हमें बताता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है, कि अभी की बात हो रही है या पहले की बात हो रही है या आगे आने वाली किसी चीज़ की बात हो रही है। तो इस तरह से हमें वो टेंस बताता है। दूसरा, वो हमें बताता है वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस में काम हो रहा है या फिर पैसिव वॉइस में काम हो रहा है। तीसरा, वो हमें बताता है मूड, किस मूड में हमारा सेंटेंस है या किस मूड के बारे में हमारा सेंटेंस बात कर रहा है। दूसरा, पर्सन मतलब कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, तो कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं वो उन सब की इसमें बात होगी। दूसरा, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। तो एक नंबर भी हमें मिलके बताएगा हेल्पिंग वर्ब। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऊपर हमने देखा विल विजिट, तो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब था और एक मेन वर्ब था। अब ये बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं। पहले हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मनीष हैज ब्रोकन अनदर वेस। अब यहां पर आइडेंटिफाई करिए, मनीष हैज ब्रोकन अनदर वेस मतलब मनीष ने एक जो हमारा पतीला है वो तोड़ दिया। अब यहां पर हमारे पास मनीष तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज ब्रोकन, तो एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर ब्रोकन, और एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर हैज। तो मनीष ने क्या किया, मनीष ने तोड़ा, तो हमारा यहाँ जो ब्रोकन है ये हो जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब को मैं लिखूंगा एम वी से, एम वी मतलब मेन वर्ब। मैं साइड में लिख देता हूं, एम वी मीन्स मेन वर्ब। और हैज यहां पर ब्रोकन को सपोर्ट कर रहा है, तो हैज को मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब इसी एग्जांपल में आप देखें क्या होगा कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब को हटा दें, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को हटा दें, नहीं लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा। यहां पर मनीष हैज को हमने हटा दिया, हमने सीधा लिखा ब्रोकन, ब्रोकन अनदर वेस। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, मनीष ब्रोकन अनदर वेस, मतलब ये सेंटेंस एक तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, दूसरी बात कोई सेंस नहीं दे रहा है, ये हमें बहुत उटपटांग से हमें मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है वो गलत है। तो इस तरह से कई बार जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हमारे मेन वर्ब के साथ, ताकि हमारा जो सेंटेंस है, जो बात कही जा रही है, लिखी जा रही है, बताई जा रही है, वो हमारा प्रॉपर मीनिंग दे, जो हम कहना चाहते हैं वही मीनिंग बने, कुछ भी उटपटांग से हमें मीनिंग उसमें ना मिलने लगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा हमने सबसे पहले चैप्टर में हमने देखा था, जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, तो हमने लिखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट होना चाहिए,
फिर वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होने चाहिए। अब वर्ब में जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही वर्ब आए, उस एक वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमें और भी ज्यादा वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर ब्रोकन तो है हमारे पास, लेकिन ये ब्रोकन इस पूरे सेंटेंस में मीनिंग सही नहीं दे रहा है, तो इस ब्रोकन को जरूरत पड़ रही है यहाँ पर हैज की। तो हैज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन वर्ब ब्रोकन को सपोर्ट कर रहा है। यही काम होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का। अब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनमें हम कुछ और देखते हैं इनके एग्जांपल्स को। एक है हमारा फॉर्म्स ऑफ बी। बी हमारी जो मेन कैटेगरी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उसके अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारे आते हैं हमारे। अगेन हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ये ट्रीट होते हैं, और ऊपर हमने देखा था ये हमारे लिंकिंग वर्ब की तरह भी ट्रीट होते हैं। तो एक ही जो हमारा वर्ब है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। फिर यहां पर हमारे पास हैव भी आता है। हैव ये भी हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर की सब कैटेगरी होगी हैव, हैज और हैड। उसी तरह से हमारा डू भी एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर की सब कैटेगरी होगी डू, डज और डिड। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल्स। ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं मे, माइट, मस्ट, कैन, शैल, विल, कुड, शुड, वुड। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। अब हम आगे देखते हैं आइडेंटिफाइंग एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। अब हमने एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब देख तो लिया, अब हम इन्हें सेंटेंसेस में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो दो पेयर के चार हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला हम देखते हैं अंकुर फेल्ट वेल। अंकुर फेल्ट वेल मतलब अंकुर को सही महसूस हुआ। अंकुर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फेल्ट हमारा क्या है, यहां पर वर्ब है। अब आप यहां पर देखेंगे अंकुर फेल्ट वेल। दूसरा एग्जांपल हम पहले देखते हैं, अंकुर फेल्ट द कोल्ड एयर। अंकुर अगेन हमारा सेम सब्जेक्ट है, फेल्ट भी हमारा बिल्कुल सेम वर्ड आ रहा है, द कोल्ड एयर। अब इन दोनों में आप देखेंगे वर्ड हमारा एग्जैक्ट सेम है, जो हमारा वर्ब है वो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन मीनिंग इनमें अलग बदल जाएगा। कैसे? अंकुर फेल्ट वेल, अंकुर ने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी एक्शन होता हुआ यहां पर हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा होगा लिंकिंग वर्ब। जो हमारा फर्स्ट केस है ये होगा लिंकिंग वर्ब का। अब अंकुर फेल्ट द कोल्ड एयर मतलब अंकुर ने कोल्ड एयर को महसूस किया, कुछ ना कुछ यहां पर एक्शन हुआ, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब। तो आप डिफरेंस यहां पर देखते जाइएगा कैसे हम लिंकिंग, सेम हमारा वर्ड है, सेम हमारा वर्ब है, वही एक सेंटेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में एज अ एक्शन वर्ब काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस वर्ब के साथ कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। अंकुर कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ महसूस कर रहा है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब एक स्टेट बता रहा है किसका, अंकुर का, हमारे सब्जेक्ट का। तो इस वजह से यहां पर ये जो फेल्ट है वो होगा हमारा लिंकिंग वर्ब। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में अंकुर फील कर रहा है कोल्ड एयर को, तो कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है, तो इस वजह से ये हमारा होगा एक्शन वर्ब। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, सोनाली लुक्ड वंडरफुल। अब आप देखेंगे सोनाली हमारा यहाँ पर जो है हमारी सब्जेक्ट है, और लुक्ड इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। लुक्ड हमारा होगा वर्ब। कैसी दिख रही थी? बहुत अच्छी दिख रही थी, वंडरफुल दिख रही थी। अब इसी का सेकंड पार्ट, सोनाली लुक्ड आउट द विंडो। ये अगेन हमारा लुक, सोनाली ने खिड़की से बाहर देखा। अब यहां पर फिर से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सोनाली अच्छी दिख रही थी। सोनाली वहां पर कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां पर हमें स्टेट पता चल रहा है कि सोनाली कैसी दिख रही थी, तो हम कह रहे हैं वो अच्छी दिख रही थी, तो ये हमारा हुआ स्टेट। इस वजह से जो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब का। अब सेकेंड वाले केस में सोनाली लुक्ड आउट द विंडो मतलब सोनाली ने एक्टिवली खिड़की से बाहर देखा, तो सोनाली ने यहां पर कुछ ना कुछ एक्शन किया, इस वजह से ये होगा हमारा एक्शन वर्ब। उसी तरह से अब हम हमारे तीसरे सेट पर चलते हैं। द टोमेटोज टेस्टेड स्वीट। द टोमेटोज हमारे सब्जेक्ट है,
टेस्टेड यहां पर आ रहा है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, वी। कैसे उन्होंने टेस्ट किया? स्वीट, अच्छे से, मतलब मीठे टेस्ट हुए। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, वी टेस्टेड दी टोमेटोज। अब यहां पर फिर से डिफरेंस आएगा, द टोमेटोज टेस्टेड स्वीट। अब टोमेटोज यहां पर कुछ, जो हमारे टमाटर है वो कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उन जो टमाटर है उनका स्टेट बता रहे हैं कि वो जो हमारे जो टमाटर थे वो खाने पर कैसे लगे, तो हमें वो स्वीट लगे। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। अब यहां पर वी टेस्टेड द टोमेटोज, मतलब हमने जो टमाटर थे उनको टेस्ट किया, तो यहां पर सब्जेक्ट है वी, हमने टेस्ट किया मतलब हमने कुछ ना कुछ एक्शन किया, तो इस वजह से ये होगा हमारा एक्शन वर्ब। अब हम चलते हैं हमारे चौथे सेट पे, दिनेश रिमेन्ड स्टबर्न। रिमेन्ड को मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। फिर हमारा इसका सेकंड पार्ट, दिनेश रिमेन्ड इन हिज रूम, अगेन रिमेन्ड। तो अब ये वर्ब तो है, लेकिन आप पहले केस में देखेंगे दिनेश रिमेन्ड स्टबर्न। अब दिनेश रिमेन्ड में यहां पर दिनेश कोई एक्शन एक्टिवली कर नहीं रहा है, हम स्टबर्न को उसकी स्टेट बता रहे हैं। तो यहां पर कुछ भी दिनेश कोई एक्शन नहीं कर रहा है, हम दिनेश की स्टेट को बता रहे हैं, उसका क्या स्टेट है, क्या स्थिति है दिनेश की, तो वो है स्टबर्न। तो इस वजह से ये होगा हमारा लिंकिंग वर्ब। फिर सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि दिनेश रिमेन्ड इन हिज रूम, मतलब एक्टिवली दिनेश जो है अपने रूम में ही रहा, जा भी सकता था लेकिन वो वहीं पर रहा, इस वजह से ये होगा हमारा एक्शन वर्ब। तो यहां पर आप इन 4 एग्जाम्पल से अच्छे से आपने यहाँ पे समझा होगा कि हम एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब को सेंटेंसेस में किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्या वो कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ एक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है, या फिर हमें सिंपली उस सब्जेक्ट की स्थिति बताई जा रही है कि वो किस स्थिति में है, कैसा टेस्ट कर रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो उस केस में हम उसे लेंगे लिंकिंग वर्ब। अगर कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्शन वर्ब। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, आइडेंटिफाइंग मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं टर्म्स को, दोनों एक ही बात होती है। यहां पर फिर से हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं तो हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। ऊपर हमने देखा था कि किसी किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आ रहा था और कुछ सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ रहे थे। तो जब एक से ज्यादा वर्ब हो जाते हैं तो वहां पर हमें उन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है कि इनमें से मेन वर्ब कौन सा है और बाकी के जो वर्ब्स हैं वो उससे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उन्हें हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमारे पहले सेंटेंस में देखते हैं, मनीष ब्रोक द वेस। अब आप देखेंगे यहां पर ब्रोक हमारा वर्ब है, मनीष ने पतीले को तोड़ा, तो तोड़ना हमारा ब्रोक हुआ यहां पर वर्ब। अब सेकंड केस में मनीष हैज ब्रोकन अनदर वेस, उसने एक और पतीले को तोड़ दिया। अब आप देखेंगे यहां पर ब्रोकन तो है जो कि हमारा मेन वर्ब है, लेकिन साथ में हमारे पास हैज भी आ रहा है, हैज भी वर्ब है। कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहां से फिर से ऊपर वाले एग्जांपल की तरह अगर हम हैज को यहां से हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा? मनीष ब्रोकन अनदर वेस। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हुआ। मीनिंगफुल बनाने के लिए जो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब था उसे एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, जो कि इस केस में आया हैज। तो हैज और ब्रोकन दो हमारे वर्ब्स हैं, इनमें से जो ब्रोकन है वो है हमारा मेन वर्ब, हमें आइडेंटिफाई करना है मेन वर्ब, और हैज जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, वो है हमारा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड एग्जांपल, निधि वॉज प्लानिंग द पार्टी। निधि क्या कर रही थी? एक पार्टी को प्लान कर रही थी। तो हमारे पास अगेन एक तो मुझे वॉज दिख रहा है, ये भी एक वर्ब है यहां पर, और एक प्लानिंग, ये भी हमारा एक वर्ब है। अब यहां पर फिर से हमारे पास दो वर्ब हो गए। तो मेन वर्ब क्या होगा? अगर हम देखें इस वाले वर्ब को हटाएं, निधि वॉज द पार्टी, नहीं, मीनिंग ही बदल गया हमारे सेंटेंस का। निधि प्लानिंग द पार्टी, फिर से एक पूरा हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिल रहा है। तो प्लानिंग यहां पर हमारा होगा मेन वर्ब। मेन एक्टिविटी क्या हो रही है? प्लानिंग हो रही है, इस वजह से प्लानिंग हमारा मेन वर्ब है। वॉज तो क्या कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी प्लानिंग जो हम बता रहे हैं, जो वर्ब है हमारा प्लानिंग, उसको सेंटेंस में सपोर्ट कर रहा है ताकि एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिले। तो निधि वॉज प्लानिंग द पार्टी, वॉज हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब और जो प्लानिंग है वो हमारा हुआ मेन वर्ब।
इसी का सेकंड पार्ट आप देखें, निधि वॉज अर्ली, यहां पर फिर से वॉज, निधि वॉज अर्ली मतलब निधि जो है जल्दी पहुंच गई थी या जल्दी आ गई थी। अब यहां पर एक ही वर्ब है और वो भी क्या है, वॉज। अब वॉज हमने ऊपर देखा था किस कैटेगरी में आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब में आ रहा था, लेकिन यहां पर वॉज हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन वर्ब, क्योंकि वॉज के अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं। अगर हम वॉज को हटा दें यहां से तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, निधि अर्ली। अब निधि अर्ली तो हमारा कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ ही नहीं, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ, और दूसरी बात कोई वर्ब भी नहीं है, और हमें ये पता है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता भी नहीं है। वर्ब तो होना ही होना चाहिए कोई सेंटेंस बनाने के लिए। तो चूंकि कोई मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पर नहीं था, कोई ऐसा कोई एक्शन वाला वर्ब, तो यहाँ पर हमारे पास वॉज हमने यहाँ पर यूज किया। अब वॉज यहाँ पर क्या बता रहा है, वॉज यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वॉज, अगर हम वॉज को देखें तो वो आता कैटेगरी हमारे हेल्पिंग वर्ब में है, लिंकिंग वर्ब में भी आता है, लेकिन जब वो अकेला आएगा यहाँ पर, इसके साथ और कोई ऐसा मेन वर्ब नहीं है, तो वॉज को हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन वर्ब। और जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो है हमारा ये वॉज है, वो हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। मतलब मेन वर्ब है, लेकिन क्या टाइप का है, एक्शन का है कि लिंकिंग का है कि हेल्पिंग का है, तो हम कहेंगे वो लिंकिंग है। अब तीसरे सेट पे चलते हैं। अनीता सैंग एन ओल्ड मराठी सॉन्ग। तो अनीता सैंग एन ओल्ड मराठी सॉन्ग, तो सैंग हमारा यहां पर वर्ब है। सेकेंड पार्ट, अनीता शुड हैव संग एन ओल्ड मराठी सॉन्ग, तो शुड भी है, हैव भी है और संग भी है। अब ऊपर वाले केस में सैंग हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके अलावा और कोई यहाँ पर हमें किसी वर्ब की जरूरत नहीं है। मतलब इस सैंग के साथ इस सेंटेंस में हमें कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा एज अ मेन वर्ब अकेला ही यहाँ पर काफी है। सेकेंड वाले पार्ट में आप देखेंगे, अनीता शुड हैव संग एन ओल्ड मराठी सॉन्ग। अब यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास वर्ब्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मेन वर्ब को। तो एक्टिविटी क्या हो रही है हमारी, गाना, कुछ ना कुछ एक मराठी सॉन्ग है जो गाया जा रहा है, तो गाने के लिए जो हमारा वर्ब है वो है संग, तो संग हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरे सारे हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ रही है। कौन कौन से वर्ब्स हमने यूज किए, एक हमने यूज किया हैव, तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और हमने उसके पहले यूज किया शुड, वो भी हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंसेस में मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब्स को। कैसे कर रहे हैं हम लोग, सेंटेंस हमें क्या मीनिंग दे रहा है, किस किस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, जिस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है वो हमारा बनता है मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जितने सारे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोनों एक ही बात है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है। चौथा हमारा एग्जांपल है, मनु हैज परचेज द गिफ्ट। मनु हैज परचेस्ड, एक आ रहा है हमारे पास हैज, एक आ रहा है हमारे पास परचेस्ड। फिर मनु हैज द रिसिप्ट, मनु के पास रिसिप्ट है, तो हमारे पास आया हैज। फिर से मनु हैज परचेज द गिफ्ट, गिफ्ट क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो परचेज हमारा इस केस में हो जाएगा मेन वर्ब, और हैज इस परचेज की वाली जो एक्टिविटी है इसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये होगा हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वाले केस में क्या था, मनु हैज द रिसिप्ट, मनु के पास रिसिप्ट है, तो ये हमारा इस केस में मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब है हमारे पास, तो वो हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मार्था वॉन द रेस। मार्था वॉन द रेस, तो वॉन जीती, इसे हम अंडरलाइन करते हैं। सेकंड पार्ट, मार्था शुड हैव बीन विनिंग ऑल अलोंग, शुड हैव बीन विनिंग। अब आप देखेंगे यहां पर हमारे पास चार चार वर्ब्स आ रहे हैं एक ही सेंटेंस में। तो ऊपर वाले में हमारे पास एक ही हमारा सेंटेंस है, बात भी जीतने की हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अब सेकंड वाले में शुड हैव बीन विनिंग ऑल अलोंग, जीतने की ही बात हो रही है, विनिंग हमारा होगा यहां पर मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमें तीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ रही है, तो शुड भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, और बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब। ऊपर जो हमने ऊपर टेबल देखी थी वहां पर आपको शुड हैव बीन सारे दिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले कॉलम में। फिर जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, दे बोथ डू लाइक रीडिंग, दोनों को रीडिंग करना पसंद है, दे बोथ डू लाइक रीडिंग, डू लाइक क्या पसंद है, रीडिंग। रीडिंग हमारे इस केस में एक्टिविटी नहीं है, इस केस में हमारा एज अ ऑब्जेक्ट,
जेरेंड बोलते हैं इनको, इन्हें हम बाद में देखेंगे। फिर दे बोथ डू द डिशेस एवरी डे। डू हमारा यहां पर एक ही वर्ड है, तो डू और लाइक क्या करते हैं वो, डू लाइक रीडिंग। तो हमारा इस केस में लाइक हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, डू हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर दे वुड डू द डिशेस मतलब दोनों बर्तन साफ करते हैं एवरी डे, तो डू हमारा एक ही वर्ब है यहां पर, वो हो जाएगा मेन वर्ब। तो इस तरह से आपने देखा हम सेंटेंसेस में सेंटेंस हमें क्या मीनिंग देते हैं, उस मीनिंग के बूते पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या मेन वर्ब होगा, और उस मेन वर्ब के साथ सपोर्टिंग हमारे पास कितने वर्ब्स हैं, वो सारे होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। आपने ये भी देखा कि हम बिना सेंटेंसेस में कुछ कुछ सेंटेंसेस में जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम उन्हें हटा देते हैं तो हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं भी बदलता है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस, मतलब एक अजीब सा भी कुछ तो भी मीनिंग देने लगता है, मतलब एक प्रॉपर मीनिंग वो हमें सेंटेंस नहीं दे पाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें उन सेंटेंसेस में रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। पहली, इन एनी सेंटेंस विद 2 और मोर वर्ड्स इन द वर्ब, मतलब एक से ज्यादा अगर वर्ब होते हैं तो द राइट मोस्ट वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब। इसे मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ। अब आप ऊपर देखेंगे जो भी हम सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हमारा राइट मोस्ट वर्ब है, यहाँ पर एक है तो वही हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पर राइट मोस्ट है ब्रोकन, तो वो हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पर संग हमारा मेन वर्ब है। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जो राइट मोस्ट हमारा वर्ब है वो हमारा हो जाता है मेन वर्ब। राइट मोस्ट वर्ब वो होगा हमारा मेन वर्ब। अब सेकंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब। ये चीज आप ऊपर एग्जांपल्स में भी देखेंगे। मेन जो जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर हैज़ है, या यहाँ पर शुड है, हैव है, बीन है, यहाँ पर हैज़ है, तो ये सारे जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारे मेन वर्ब्स के पहले आ रहे हैं। ये हमेशा सेंटेंसेस में ऐसा ही होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब। फिर लास्ट, सम ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ये भी हमने अभी ऊपर देखा। किन एग्जांपल्स में? एक हमने देखा यहाँ पर निधि वॉज अर्ली, यहाँ पर एक ही हमारा वर्ब था और वही हमारा एज अ वॉज जो है वही हमारा एज अ मेन वर्ब यहाँ पर ट्रीट हो रहा है। और ऑक्सिलरी का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी है, मनु हैज द रिसिप्ट। हैज हमारा यूजुअली एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो एक ही है तो हम उसे एज अ मेन वर्ब ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए सम ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज और सिंपल प्रेडिकेट। वर्ब फ्रेज और सिंपल प्रेडिकेट दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं आपको सिंपल प्रेडिकेट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको वर्ब फ्रेज लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। अ सिंपल प्रेडिकेट is the main verb or the verb phrase of a sentence that tells us what the subject does। मतलब सिंपल प्रेडिकेट जो है वही हमारा मेन वर्ब है या वर्ब फ्रेज है। ये 3 चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सिंपल प्रेडिकेट जो है वही हमारा वर्ब फ्रेज होता है और वही हमारा बताता है मेन वर्ब वाले पार्ट को। अब यहाँ पर वर्ब मतलब एक हमारा शब्द नहीं है, एक हमारा वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात करेंगे। A simple predicate is only the main verb or the verb phrase of a sentence. It does not include any modifiers in the sentence। इसे हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले आप इसे देखिए। जब हम यहाँ पर मेन वर्ब लिख रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ एक मेन वर्ब, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेन वर्ब को यहाँ से हटा दीजिए। सिंपल प्रेडिकेट ही हमारा वर्ब फ्रेज होता है। अब ये वर्ब फ्रेज क्या होते हैं? जब भी एक से ज्यादा वर्ब होते हैं तो उनमें जो एक तो हुआ हमारा मेन वर्ब, जैसे ऊपर आपने देखा, इस एग्जांपल को ले लीजिए, यहाँ पर एक हुआ हमारा मेन वर्ब, 3 है हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं ग्रीन से इसे डॉटेड बना देता हूँ इस तरह से, शुड हैव बीन विनिंग, ये पूरा जो है शुड हैव बीन विनिंग, ये हमारा एक सिंपल प्रेडिकेट हुआ या ये एक हमारा सिंपल वर्ड फ्रेज हुआ। दोनों एक ही बात है, सिंपल प्रेडिकेट बोलूँ या वर्ड फ्रेज बोलूँ, दोनों एक ही बात है। हम अपने आगे के डिस्कशन में वर्ड फ्रेज यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो ये जो जितना भी हमारा मेन वर्ब और उसके साथ आने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सारे मिल के कहलाते हैं वर्ब फ्रेज। अब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं यहां से इसे मिटा देता हूं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। आई वॉक्ड टू द स्टोर।
अब यहाँ पर आप वर्ब पहचानिए क्या होगा। आई वॉक्ड टू द स्टोर, मैं स्टोर तक चल के गया। वॉक्ड यहाँ पर है हमारा वर्ब, आई हमारा सब्जेक्ट है और कोई यहाँ पर कोई हमारा वर्ब नहीं है, तो हमारे पास एक ही वर्ब है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेडिकेट या वर्ब फ्रेज हमारा होगा वॉक्ड। अब सेकंड एग्जांपल, आई शुड हैव टेकन द अर्लियर फ्लाइट टू लखनऊ। शुड हैव टेकन, अब हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ब्स आ रहे हैं। अब इन 3 वर्ब्स में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर फ्लाइट लेने की बात हो रही है, तो टेकन हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, और बाकी के जो हैं वो होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मैं इसे अगर ग्रीन डॉटेड से करूं तो जो शुड हैव टेकन है, शुड हैव टेकन, ये तीनों मिला के हमारा बनेगा वर्ड फ्रेज। तो अगर एक ही वर्ड है तो सिंगल वर्ड फ्रेज, सिंगल वर्ड जो है वो एज अ वर्ड फ्रेज है, और अगर एक से ज्यादा है जो मेन वर्ब है, अगर सिंगल है तो मेन वर्ब एक ही रहेगा, वही होगा हमारा मेन वर्ब प्रेडिकेट, जो भी आप उसे कहें। और अगर एक से ज्यादा है, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो सब मिला के हमारे कहलाएंगे वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था, अ सिंपल प्रेडिकेट इज ओनली द मेन वर्ब और द वर्ब फ्रेज ऑफ अ सेंटेंस, इट डज नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर्स, डज नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर्स। इस मॉडिफायर वाले पार्ट को हम नीचे देखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मीनिंग है वो समझ में आ रहा होगा कि अगर एक ही हमारा वर्ब है तो मेन वर्ब हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, अगर एक से ज़्यादा है तो वो हो जाएंगे हमारे वर्ड फ्रेज। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। समटाइम्स अ मॉडिफायर विल इंटरप्ट और कम इन बिटवीन अ वर्ब फ्रेज, इन दैट केस the modifier is not the part of simple predicate। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, modifier is not the part of simple predicate। जो भी मॉडिफायर्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रहे होते हैं, उन्हें हम मॉडिफायर्स कहते हैं। तो उन मॉडिफायर्स को हम इस वर्ड फ्रेज के जो हमारा डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, वी हैव ऑफन विजिटेड रिवर गंगा। हम कई बार जो गंगा रिवर है उसे विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो वी हैव ऑफन विजिटेड, जाने की बात हो रही कहाँ, नदी में, मतलब गंगा को विजिट करने की बात हो रही है, तो विजिट हमारा यहाँ पर है, विजिटेड जो है वो है हमारा वर्ब। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। और कोई वर्ब आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, वी हैव ऑफन विजिटेड रिवर गंगा में? हाँ, मुझे हैव दिख रहा है, तो मैं हैव को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, और हैव हमारा ट्रीट होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अब आप देखेंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल या इसके ऊपर भी जो एग्जाम्पल्स थे उनमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो आ रहे थे सारे पास पास में, सारे जुड़े हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वी हैव ऑफन, ऑफन हमारा यहाँ पर बीच में आ गया, ऑफन। और ये ऑफन क्या है, ये मॉडिफाई कर रहा है। क्या मॉडिफाई कर रहा है, विजिटेड को, मतलब हम जाते रहते हैं वो ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जब भी हमारे पास होगा कि कोई मॉडिफायर आ जाएगा तो हम उस मॉडिफायर को निग्लेक्ट करेंगे। निग्लेक्ट करेंगे मतलब सेंटेंस से नहीं हटा देंगे, पर जो वर्ड फ्रेज बोलेंगे हम, जो वर्ब फ्रेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस केस में जो वर्ब फ्रेज होगा, ग्रीन से लिख देता हूँ, वर्ब फ्रेज, वो इस सेंटेंस के केस में क्या होगा, हैव विजिटेड। ये होगा हमारा वर्ब फ्रेज। यहाँ से हैव और विजिटेड के बीच में जो एक ऑफन आ रहा है उसे हमने यहाँ से हटा दिया, उसे हम वर्ब फ्रेज में नहीं काउंट करेंगे। हम वर्ब फ्रेज में सिर्फ वर्ब्स को ही लेंगे, भले उनके बीच में कोई और दूसरे मॉडिफायर्स आ भी जाएं तो भी हम एज अ वर्ड फ्रेज की डेफिनेशन में उसे हटा देंगे मॉडिफायर्स को, और सिर्फ वर्ब वाले जो पार्ट है उन्हीं को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन वर्ब फ्रेज या सिंपल प्रेडिकेट की। मतलब किसी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब आते हैं तो उन सारे वर्ब्स को हम मिला जुला के कहते हैं वर्ब का फ्रेज, वर्ब फ्रेज या सिंपल प्रेडिकेट। अगर एक ही वर्ब होगा जैसे इस वाले केस में, तो हम उस एक ही वर्ब को बोलेंगे प्रेडिकेट, या वही हमारा हो जाएगा वर्ब फ्रेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्ब के फॉर्म देखने हैं हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब फॉर्म्स और प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्ब। वर्ब्स के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और या फिर कहें प्रिंसिपल जो पार्ट होते हैं वर्ब्स के क्या होते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि इनकी पहले हम देखते हैं कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ते हैं। अगर मैं लिखूं कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि आई, पेन सेलेक्ट करके, आई प्ले चेस। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं चेस खेलता हूं इस सेंटेंस में। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव प्ले चेस। जो प्ले वाला जो हमारा वर्ब है उसका मैं फॉर्म चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो फॉर्म चेंज नहीं करना है, मैं तो उसको वही लिखूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखें क्या लिख रहा है, जो मीनिंग आ रहा है, आई हैव प्ले चेस। अब यहाँ पर कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है सुन के, मतलब पढ़ के कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे कि ये जो है मीनिंग है वो कुछ और दे रहा है। या अगर इसे मैं फ्यूचर वाले एक टेंस में भी लिखने की कोशिश करूँ तो आई विल बी, फिर से मैं कहूँगा कि नहीं मुझे प्ले का कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं लिख दूंगा प्ले, आई विल बी प्ले चेस। अब ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब के फॉर्म चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पहला आई प्ले चेस, मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो सेंटेंस सही है कि मैं चेस खेलता हूँ, रेगुलर एक्टिविटी है या फिर एक हैबिचुअल एक्टिविटी में बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पास्ट की बात करने लगा कि मैं चेस खेलता था, मैंने चेस खेला है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर प्ले नहीं आएगा, प्ले की जगह मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा इसे। क्या बदलना पड़ेगा? तो मुझे प्ले का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। प्ले हमारा क्या है? वर्ब है। तो मैं यहाँ पर क्या वर्ब यूज़ कर रहा हूँ? पहली बात तो मैं वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलने की बात कर रहा हूँ मैं। क्या खेलने की? चेस खेलने की। तो वर्ब जो हमारा है, जो मेन वर्ब है, क्या एक्टिविटी बता रहा है? प्ले बता रहा है। तो इस वाले केस में प्रेजेंट टेंस में ये हमारा प्ले ठीक से रोल प्ले कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि प्ले का मुझे फॉर्म चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे मीनिंगफुल सेंटेंस देना है तो आई हैव प्ले चेस, नहीं, प्ले को मुझे चेंज करना पड़ेगा फॉर्म। तो क्या करूं? प्ले को मुझे एक पास्ट टेंस का किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे कर देता हूं, आई हैव प्लेड, मैं यहां पर लिख दूंगा ईडी। आई हैव प्लेड चेस मतलब मैंने चेस खेला है। अब तीसरे वाले सेंटेंस में चलते हैं, आई विल बी प्ले चेस। अब मैं यहाँ बताना ये चाह रहा था कि मैं चेस खेलूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर चूंकि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं किया, इसलिए ये पूरा गड़बड़ मीनिंग दे दिया मुझे। तो यहाँ पर भी मुझे प्ले का जो फॉर्म है, जो हमारा वर्ब का है, जो वर्ब है हमारा प्ले, उसका फॉर्म मुझे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? मैं आप सेंटेंस से देखेंगे कि मैं फ्यूचर की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेस खेलूंगा। तो यहाँ पर प्ले को मुझे चेंज करना पड़ेगा, आई विल बी प्लेइंग, ING में लगा दूंगा, प्लेइंग चेस। अब यहाँ पर जो मैं ED लगा रहा हूँ, ING लगा रहा हूँ, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वर्ब के फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर या किसी और दूसरे भी टेंस की जब मैं बात करूँगा तो मुझे वहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस चाहिए और वर्ब मुझे उसी टेंस को एक प्रॉपरली सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो मुझे अपने वर्ब का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब के फॉर्म हम अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग टेंस के हिसाब से लिखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। अब each verb in the English language has six basic forms. These are used to create the entire tense system. They include base form, present form, past form, infinitive form, present participle form and past participle form. तो जो भी वर्ब्स होते हैं हमारी इंग्लिश में, उनके बेसिक 6 फॉर्म्स हो सकते हैं। और इन्हें हम क्यों बनाते हैं? ताकि जो हम टेंसेस का यूज़ करेंगे, जब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या दूसरे भी किसी टेंस का हम यूज़ करेंगे, जब हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो वो हमें एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिलना चाहिए। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वही बात आप तक पहुँचनी चाहिए। ताकि, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सही वर्ड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो सही वर्ड्स मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा? खासकर वर्ब के केस में, वर्ब का सही फॉर्म यूज़ करके। तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक 6 फॉर्म्स हो सकते हैं। अब इन सारे फॉर्म्स को हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेस फॉर्म। तो मैं इसे ग्रीन से लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर बेस फॉर्म जो होता है वो प्योर, जो हमारा प्योर फॉर्म होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करेंगे ना, जब भी आप डिक्शनरी खोलते हैं, कोई भी वर्ड अगर आप सर्च करते हैं, तो हमेशा आप उसका बेस फॉर्म ही आपको वहाँ पर मिलेगा।
हमेशा आपको डिक्शनरी में बेस फॉर्म मिलता है। तो बेस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, एक नोटेशन से हम इसे डिनोट करते हैं, वी मतलब वर्ब और बी मतलब बेस, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, इसे हम लिखेंगे बेस फॉर्म। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये है बेस फॉर्म, इसे मैं लिख रहा हूं कैसे, वी बी से। अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, जैसे हमने यहाँ बात करी थी 6 फॉर्म्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारा सेकंड वाला फॉर्म है वो होता है प्रेजेंट फॉर्म। अब प्रेजेंट फॉर्म में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या, एक तो होती प्लूरल, तो प्लूरल को हम लिख सकते हैं V1 से लिख लेते हैं इसे, V1। और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म की, तो उसे हम लिख सकते हैं V1 प्लस, इसमें हमें जोड़ना क्या पड़ता है, S या ES। तो इस तरह से हम हमारे V1 फॉर्म के वर्ब को लेते हैं, उसमें SES जोड़ते हैं ताकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर को बना सके। कैसे बनाएगा वो हम अभी आगे देखते हैं। अभी आप इसके नोटेशंस बस देख लीजिए कि 6 हमारे फॉर्म होते हैं और उनको हम क्या क्या नोटेशन से लिखते हैं। फिर आता है हमारा पास्ट का फॉर्म, पास्ट को हम लिखते हैं V2 से। फिर आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, उसे हम लिखते हैं V3 से। फिर आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लिखते हैं V1 प्लस, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे ING, ये होता है वर्ब का ING फॉर्म। जब भी यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो उसमें वर्ब में हम ING ऐड करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे आप B कर दीजिए। बेस फॉर्म में हम ING ऐड करेंगे। अब आता है हमारा इन्फिनेटिव, जो कि हमारा लास्ट फॉर्म है, तो वो क्या होता है, हम टू ऐड करते हैं किसमें, वर्ब के बेस फॉर्म में। तो ये हमारी हो गई यहां पर नोटेशंस। 6 हमारे जो बेसिक फॉर्म्स हो सकते हैं, एक है हमारा बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्हें हम डिनोट करते हैं, बेस को हम लिखते हैं VB से, प्रेजेंट को के प्लूरल वाले पार्ट को हम लिखते हैं V1 से, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म में हम लिखता है V1 प्लस SES से, मतलब उसमें S या ES ऐड करते हैं। पास्ट फॉर्म को हम लिखते हैं V2 से, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लिखते हैं V3 से, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लिखते हैं वर्ब के बेस फॉर्म में ING ऐड करके, और इन्फिनेटिव वाले पार्ट को हम लिखते हैं 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वो आप देखिए। बेस फॉर्म मान लीजिए विजिट, अब विजिट हमारा बेस है, क्या वर्ब है, मतलब विजिट एक वर्ब है अपने बेस फॉर्म में। अब उसे मुझे अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करके देखना है, तो जब भी मैं इसे प्रेजेंट फॉर्म में यूज करूंगा प्लूरल के साथ, मतलब दे विजिट, तो हमारा V1 होगा इसका विजिट। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब V1 में मुझे SES जोड़ना पड़ेगा, मतलब ही विजिट्स, ही विजिट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा ही विजिट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो होगा विजिट S, आगे मुझे S ऐड करना है। किसी किसी में S ऐड होता है, किसी किसी में ES ऐड होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग वर्ड्स पे, उनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, आपको बुक से देख के उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड एग्जांपल्स होते तो मैं आपको बता देता, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं इनमें कि लास्ट में अगर आपका क्या वर्ड आ रहा है उसके हिसाब से S जुड़ेगा या ES जुड़ेगा। तो ये बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, अभी आप सिर्फ एज अ इनिशिएशन के लिए आप इसे बस समझ लीजिए। फिर आता है हमारा पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को हम V2 से डिनोट करते हैं, और विजिट का पास्ट फॉर्म होगा विजिटेड। हम यहाँ पर देखेंगे विजिट में हमने E ऐड किया, कई बार इसमें सिंपल D ऐड करने से भी काम चल जाता है, या फिर कई बार हम उसमें T भी ऐड करते हैं। फिर आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, इसमें भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर सेम फॉर्म आ रहा है, उसे हम लिखेंगे विजिट को विजिटेड। फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो विजिट में मैं ING ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा विजिटिंग। फिर इन्फिनेटिव में विजिट के आगे मैं लिखूंगा टू, तो वो हो जाएगा टू विजिट। तो ये हमारे फॉर्म्स हैं, 6 के 6 फॉर्म्स हैं हमारे किसके, विजिट वर्ब के। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा अलाउ, अलाउ हमारा बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म के प्लूरल में हम V1 इसे लिखेंगे अलाउ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब दे अलाउ, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही अलाउज, तो हमें यहाँ पर S ऐड करना पड़ता है। पास्ट के लिए हम लिखेंगे अलाउड, ED यहाँ पर ऐड होगा। पास्ट पार्टिसिपल के लिए फिर से ED ऐड होगा तो अलाउड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए ING ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा अलाउइंग। और इन्फिनेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बेस फॉर्म है उसमें आगे टू ऐड करेंगे तो टू अलाउ, ये हुआ हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म। उसी तरह से थर्ड वाला देखिए,
जो हमारा वर्ब है, जो हमारा बेस वर्ब है वो है गो। अब इसे अगर मुझे प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है प्लूरल के लिए तो मैं लिखूंगा गो, मतलब दे गो। दे गोज नहीं लिखते, हम लिखते हैं दे गो। तो प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे गो। फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मुझे यूज करना है तो मैं लिखूंगा गोज। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हम ही या शी के लिए बात कर रहे हैं, तो शी गोज या ही गोज। हम ये नहीं लिखते हैं कि शी गो या ही गो, नहीं, हम लिखते हैं ही गोज या शी गोज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए गोज एस या ईएस ऐड होता है हमारे बेस फॉर्म में। फिर पास्ट के लिए अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म ही चेंज हो जा रहा है इसका। ऊपर तो हम ईडी ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गो का सीधा वेंट हो गया। यहाँ पर अगर आप पास्ट पार्टिसिपल देखें तो गो का गॉन हो गया। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन हम गो का गोइंग, और इन्फिनेटिव में गो का टू गो। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है। इन दो में तो ठीक था, एक नॉर्मल सा रूल फॉलो हो रहा था कि हम यहाँ पर एस या ई एस ऐड कर रहे थे, यहाँ पर ईडी हमने ऐड किया, बाकी यहाँ पे आईएनजी ऐड किया, यहाँ पर आगे टू ऐड किया। ये चीज़ दूसरे वाले में भी अप्लाई हो रही थी, लेकिन तीसरे वाले में ऐसा क्या हो गया कि हमने यहाँ पर पूरा फॉर्म ही उसका बदल दिया। मतलब गो तो यहाँ पर वेंट और गॉन बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाले जो दो हैं, जो दो वर्ब हैं, ये हैं रेगुलर वर्ब्स, और जो नीचे वाला है ये है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा जो मकसद था, मेन था कि आपको वर्ब फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया जाए कि कितने आपके वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और क्या क्या उन्हें हम कैसे कैसे हम उन्हें लिखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने देखा कि सबसे ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम देखा था हमने डेफिनेशन ऑफ वर्ब, इसमें हम मिटा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब क्या होते हैं। तो हमने देखा वो एक्शन बताते हैं या फिर हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। फिर हमने देखा एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ये सारे वर्ब के अलग अलग टाइप्स हैं। फिर हमने देखा कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो था उनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो हमें वर्ब दिया है वो एक्शन वर्ब है या वो लिंकिंग वर्ब है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो वो हमने इस पेज पे देखा था। फिर हमने देखा कि हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि वर्ब फ्रेज या सिंपल प्रेडिकेट क्या होते हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ब किसी सेंटेंस में आए तो उन्हें हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। और फिर हमने देखा कि उनके बीच में अगर कभी कोई मॉडिफायर भी आ जाए, यहाँ पर जैसे हैव ऑफन विजिटेड में ऑफन हमारा मॉडिफायर था, तो क्या उस मॉडिफायर को हम उसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा यहाँ पर वर्ब फ्रेज। और लास्ट में हमने देखा कि वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, और वर्ब फॉर्म के हमें यहाँ पर हमने देखा कि जरूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारे सारे वर्ब फॉर्म्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।